आज हम मिलेंगे उनसे जो स्टूडेंट से डायरेक्टर बने और हज़ारों की संख्या में जिन्होंने बच्चों के भविष्य बनाने में योगदान दिया और सही मायने में वो कहलाते हैं फेस ऑफ बेगूसराय और स्टार्स ऑफ बेगूसराय। नमस्कार, मैं कुमार शानू आपका केवी स्टूडियो में स्वागत करता हूँ। तो पीयूष जी, आप कहाँ से हैं? मैं वैसे तो बीहट है मेरा गांव, लेकिन पूरा बचपन मैंने टाउनशिप में ही बिताया है। सो यहीं के बीआरडीएवी में मैंने पढ़ाई करी है और यही मेरा बैकग्राउंड है और अभी मैं जयपुर रहता हूँ। तो आपने एक जो स्टूडेंट की जो डिफ़िकल्ट लाइफ होती है उससे आप उसकी जो जर्नी होती है वो बहुत कठिन होती है। तो स्टूडेंट से डायरेक्टर तक की कहानी वो कैसी थी? सो स्टूडेंट की लाइफ यूजुअली डिफ़िकल्ट हम बना देते हैं, होती नहीं है। क्योंकि बिहार एक ऐसी जगह है जहाँ पे गरीबी बहुत है, लोग बहुत नीचे से ऊपर आए हैं। सो हमेशा एक प्रेशर होता है बच्चे के ऊपर कि कुछ ऐसा ज़रूर करे जिससे कि वो कमा सके, और उस प्रेशर के कारण बच्चे के ऊपर वो प्रेशर जाता है और उसके कारण लाइफ डिफ़िकल्ट होती है। सो क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड हमें पता हैं, इसलिए वो लाइफ डिफ़िकल्ट होती है। मुझे भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं पता थी, लेकिन जब मैं बाहर गया तो मुझे पता चला कि यार सिर्फ इंजीनियरिंग के बाद ही आप अपना करियर नहीं बना सकते, आप बहुत सारी और चीज़ें भी कर सकते हैं लाइफ में। और मुझे टीचिंग एज अ फील्ड अच्छा लगा। मेरी मम्मी भी टीचर हैं, मेरे दादाजी भी टीचर थे। प्रेरणा आपको वहीं से मिली? अब एक एक हद तक आप कह सकते हैं। अब मुझे भी बच्चों से इंटरेक्ट करना अच्छा लगता था शुरू से। तो मैंने सोचा कि मैं एक नॉर्मल जॉब की जगह कुछ कोशिश करता कोशिश करो। हूँ। सिंपल उसके पीछे रीजनिंग ये थी कि मुझे अपने छोटे बहन की शादी नहीं करनी थी और बूढ़े माँ बाप को पैसा नहीं भेजना था। यानी मेरे ऊपर वो प्रेशर नहीं था। तो अगर मैं अभी भी ट्राई नहीं करूँगा तो मैं खुद के साथ एक जाति करूँगा, और इसलिए मैंने ट्राई किया। और मैंने करियर लॉन्चर का फ्रेंचाइजी लिया, जो कि मैं जयपुर, इलाहाबाद और भोपाल तक चलाया। और इस बीच में मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया। हमारे बिहार के भी काफ़ी बच्चे आते हैं हमारे पास जयपुर में, इलाहाबाद में। और आपको जान के खुशी होगी कि इस साल जो क्लैट एग्ज़ाम होता है, जो कि लॉ में लॉ बच्चों में के एग्ज़ाम होता है, उसमें हमारे बिहार के ही बच्ची ने रैंक 1 लाई है। वो करियर लॉन्चर स्टूडेंट है, पटना की पटना है। की। तो ये लाइफ कठिन बनानी नहीं चाहिए, हम बना देते हैं। बच्चों को बचपन एंजॉय करना देना चाहिए, स्किल्स सिखाना चाहिए। गिटार सिखाइए, गाना गाना सिखाइए, पेंटिंग सिखाइए, कुछ टेक्नोलॉजी सिखाना है, कोडिंग सिखाइए, प्रोग्रामिंग सिखाइए। उसको एक्सप्लोर करने दीजिए। उसको ये मत कहिए कि जो मैं नहीं कर पाया वो तुम करके दिखाओ। अब ये नहीं कि वो आईएएस ही बने, ये नहीं कि वो एसपी ही बने, ये नहीं कि वो रिफाइनरी में जॉब ही करे। कुछ करे, अच्छा करे, ईमानदारी से करे, और फिर वो अच्छा कर लेते हैं। सो मैंने एक सिंपल सा पाथ अपने लिए लिया, और आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दैट। एंड आई होप कि यहाँ के भी बच्चे, यहाँ के हमारे सारे बच्चे मेरे बच्चों की तरह ज़िंदगी को रिलैक्स जिएंगे थोड़ा। हाँ, पढ़ाई करना ज़रूरी है, लेकिन उसके पीछे इतना वर्कडअप होना ये सही नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा। आपने पढ़ाई कहाँ से की? मैंने इंजीनियरिंग गलगोटिया कॉलेज से करी, जो कि ग्रेटर नोएडा में है। और फिर मैंने एमबीए किया है सेल्स एंड मार्केटिंग में, जो कि आईएमटी गाज़ियाबाद से किया है, जो कि गाज़ियाबाद में है। तो आप उस समय चाहते तो दूसरे कंपनी में जॉब कर सकते थे, लेकिन आपने उसे विड्रॉ करके आपने सोचा कि मेरी खुद की अपनी कंपनी हो या अपनी संस्थान हो, तो आपने वो चूज़ किया। बिल्कुल। सो देखिए, जॉब तो आराम से मुझे मिल जाती, क्योंकि मैं एक अच्छे कॉलेज से एमबीए हूँ, तो जॉब मिलने में दिक्कत नहीं थी। मैंने खुद ऑप्ट आउट किया था प्लेसमेंट से, प्लेसमेंट मैंने सेलेक्ट नहीं किया। अगर मैं अभी भी ट्राई नहीं करता जहाँ मुझे कोई फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज नहीं है, येस वी आर नॉट रिच, बट हमें अच्छी ज़िंदगी जीने में कोई दिक्कत नहीं दिक्कत होती। नहीं है। और अगर मैं खुद ट्राई नहीं करता तो मैं फिर खुद को ही ब्लेम कर सकता हूँ। सो मैंने सोचा मैं कुछ ट्राई करता हूँ जिस चीज़ में मुझे मज़ा आता है और जो चीज़ मैं कर सकता हूँ, इसलिए मैंने उसको परस्यू किया। और एंड में मैं बहुत हैप्पी, खुश हूँ इस कारण से कि मैंने वो परस्यू किया। जॉब मेरा कभी भी एक माइंडसेट नहीं था, और ऐसा नहीं है कि मैं जॉब कभी नहीं करूँगा। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे बिहार में ऐसी मतलब सोच है लोग के मन में कि लोग के मन में बहुत सारे ख्याल रहते हैं, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ रहते हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन वो जो सोच है वो दब जाती है बिहार में, उतना आगे बढ़ नहीं पाते।
तो इतना बड़ा रिस्क जो होता है, आपने इतना बड़ा मैनेजमेंट, इतना बड़ी संस्थान जो खड़ा की, ये अपने बलबूते की या फिर घर से भी सहायता मिला आपको? नहीं, घर से कोई सहायता नहीं मिला। घर वालों ने मेंटली बहुत सपोर्ट किया। इनिशियल मैंने 2 लाख रुपए से स्टार्ट किया था बिजनेस, और वैसा कोई फाइनेंशियल सहायता की ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी मुझे, और ना ही मुझे बस मेंटल प्रेशर कभी नहीं दिया घर वालों ने। लेकिन इतनी बड़ी संस्था चलाने का भी तो मतलब, मान लीजिए इतनी बड़ी संस्था आप चला रहे हैं जी। तो उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए। वो और मैंने आपको रिस्क भी लगा कि मतलब कि इतना बड़ा मैं काम कर रहा हूँ, कभी कुछ इसमें ड्रॉबैक हो सकता है, डिमेरिट्स हो सकता है? रिस्क तो लाइफ में हर चीज़ में है ना। मैं यहाँ बैठा हूँ, छत गिर जाए रिस्क है, लेकिन मैं बैठना थोड़ा ना छोड़ दूंगा। रिस्क तो लाइफ में हर चीज़ में। आपको उस रिस्क के आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको कुछ अगर अचीव करना है तो वो रिस्क को साइड करना पड़ेगा, एक रिस्क एपेटाइट डेवलप करना पड़ेगा। रिस्क आपको लेना पड़ेगा अगर आपको कुछ अलग करना है। सो डर नहीं लगता था कभी, लगता था कि मेहनत करूँगा तो हो जाएगा, और प्रभु की कृपा से हो गया। तो ऐसा कोई रिस्क नहीं होता है। अगर कोई चीज़ आपको पसंद है, आप मेहनत करिए उसके ऊपर, खुद सीखने पे ध्यान रखिए। हर दिन आपको नई चीज़ सीखनी चाहिए। मेरा हमेशा कहना है कि समथिंग दैट डजंट लर्न और ग्रो इज़ अ डेड बॉडी। कोई भी चीज़ जो सीखती नहीं है और बढ़ती नहीं है वो एक लाश है। सो आपको कभी भी लिमिटेड नहीं होना चाहिए सीखने में। हम एज अ टीचर, अगर मैं कोचिंग संस्थान चलाता हूँ, उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है और मज़ा आता है छोटे बच्चों से इंटरेक्ट करना। जब आप देखते हो कि मेरे बच्चे IIM अहमदाबाद से ग्रेजुएट हो रहे हैं, नालसार से ग्रेजुएट हो रहे हैं, NLS बैंगलोर से ग्रेजुएट हो रहे हैं, बैंक PO हैं, कहीं पे कोई बैंक में GM हो चुका है, तो अच्छा लगता है। वो कॉल करते हैं, कोई हार्वर्ड में पढ़ रहा है, कोई पर्ड्यू में पढ़ रहा है, तो मज़ा आता है। तो आपको गर्व फील होता है? गर्व भी फील होता है। उनकी मेहनत है, मेरी कोई मेहनत नहीं है। बच्चे हर जगह से निकलते हैं, मेहनत सारी उनकी है। हम लोग सिर्फ गाइडेंस देते हैं, हम लोग एक स्टिमुलस हैं। थोड़ा सा उनको कुछ सिखा दिया, सही रास्ते पकड़ लिया तो ठीक है। नहीं तो बच्चे तो हमारे पास हज़ारों पढ़ते, उसमें से सारे नहीं निकल पाते। सो जो बच्चा मेहनत करता है, मज़ा आता है फिर उनसे इंटरेक्ट करने में। जो आगे बढ़ते हैं तो अच्छा लगता है। आपको नहीं लगता कि आजकल शिक्षा जो है जी, वो बिजनेस की तरफ बढ़ चुकी है? देखिए, शिक्षा को जब आप बिजनेस नहीं कंसिडर करते हैं ना, तब दिक्कत है। अगर आप एजुकेशन को एज अ बिजनेस चलाएंगे ना, तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप नदी को माँ मानते हैं तो नदी गंदी है, लेकिन जहाँ पे नदी को नदी मानते हैं वहाँ नदी साफ है। उसी तरीके से अगर आप एजुकेशन को, शिक्षा को आप समाज सेवा लेकर के जाएंगे तो नहीं होगा, क्योंकि बहुत कम लोग मिलेंगे जो समाज सेवा करना चाहते हैं। क्योंकि सबको घर चलाना है, हाँ, सबको एक बड़ा घर खरीदना है, सबको एक बड़ी गाड़ी चाहिए, सबको अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाना है। तो आपको शिक्षा को बिजनेस की तरह लेना चाहिए, लेकिन उसको ईमानदारी से करना चाहिए। आप ऐसा ना करें कि किसी को चीट करें, आप ऐसा ना करें कि किसी को कुछ प्रॉमिस कर रहे हैं लेकिन वो दे नहीं पा रहे। जब आप कहते हैं कि शिक्षा बिजनेस क्यों है, यही दिक्कत है। हमारे देश में शिक्षा जो होती है, जो स्कूल कॉलेज की एजुकेशन है, वो नॉन प्रॉफिटेबल होनी चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा। इसी का ना आप देखते हैं कि स्कूल कॉलेज का प्रॉफिट नहीं कमाते, सारे कमाते हैं। कौन सा ऐसा स्कूल है, कौन सा ऐसा प्राइवेट कॉलेज है जो प्रॉफिट नहीं कमाता? और जो प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं उसकी हालत देखिए आप, सरकारी कॉलेजेस की, सरकारी स्कूल की, क्या वो पढ़ने लायक रह गए? नहीं। सो अगर इसको बिजनेस की तरह लिया जाता तो ये दिक्कत नहीं होती। तो ये कह सकते हैं कि स्कूल कॉलेज अब वो स्तर नहीं रहा वहाँ पढ़ाई का, तो सिर्फ सभी बच्चे क्या कोचिंग पे ही डिपेंडेंट हो गए हैं? सच्चाई है ये। मैं जब 3rd क्लास में था तब से मैं ट्यूशन पढ़ रहा हूँ। हमारे टाउनशिप में हर बच्चा ऑलमोस्ट ट्यूशन पढ़ रहा है। क्या क्लास 3 के बच्चे को ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत है? ये एक समस्या है बीच में। ये मतलब आपके ज़माने से ही अभी तक चलते आ रही है। बिल्कुल। यानी कि स्कूल में उतनी अच्छी प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है। देखिए, स्कूल की मैनेजमेंट को मैं बहुत ज़्यादा इसमें ब्लेम नहीं करूँगा। पेरेंट्स की महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं और वो बच्चों को उस एक सर्कल में घुसा देते हैं जहाँ पे बच्चा स्कूल ट्यूशन करता रहता है। एक 5th क्लास तक तो बच्चे को घर में पढ़ने भी नहीं देना चाहिए। उसको लर्निंग होनी चाहिए, विजुअल लर्निंग होनी चाहिए, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होनी चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। पढ़ाई तो 6ठे के बाद से शुरू होना चाहिए, एग्जाम्स नहीं होनी चाहिए 5th क्लास तक। लेकिन हम लोगों ने जैसा निज़ाम खड़ा किया है उसमें आपको ट्यूशन देना पड़ेगा। क्यों? आपको दूसरे से आगे बढ़ना है। पड़ोसी का बच्चा कैसे 90 ले आया, मेरा बच्चा क्यों नहीं ला पाया?
अब मैं 10th में 90% लाया तो मिला क्या, बस पड़ोसी जले और तो कुछ नहीं हुआ ना। सो शिक्षा को जब आप प्रेशर की तरह देंगे तो बच्चा सीखेगा नहीं, नंबर लाएगा। और इसलिए अपने देश में कोई भी रिसर्च नहीं होता है। सो ट्यूशन वाली बहुत बड़ी दिक्कत है हमारे यहाँ। मैं किसी भी ट्यूशन टीचर के खिलाफ नहीं हूँ, वो अपना ईमानदारी से कमाते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन वो 6th से भी हो सकती है। 3rd क्लास के बच्चे को ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक बात और हमारे मन में आई कि आप जब छोटे थे तो आपने क्या सोचा था उस समय कि आपको क्या बनना है, और आज क्या बन गए हैं आप? आपने ये मतलब कॉमन, मतलब ये म्यूचुअल मतलब थिंकिंग था कि मुझे यही बनना है, तो आज यही बने आप? चलिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। स्कूल में जब भी आप अपने टीचर्स को आसपास देखते हैं, मेरे स्कूल में तो ऐसी बात नहीं थी, लेकिन बहुत सारे स्कूल में टीचर्स यूजुअली स्ट्रगल कर रहे होते हैं फाइनेंशियली, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा रहे होते हैं। इसके कारण कभी कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ। हर बच्चे को स्कूल में इंजीनियर बनना है, आईआईटी से डॉक्टर बनना है, कुछ इक्का दुक्का बच्चे को सीए बनना है, बहुत छोटे होते हो तो आपको क्रिकेटर बनना होता है, एक्टर बनना होता है। और सच्चाई ये है कि जितने बेचारे वो क्रिकेटर और एक्टर थे, आज आईटी कंपनी के एक डेस्क पे बैठे हुए हैं। तो क्योंकि हम बनना तो कुछ और चाहते थे, लेकिन आप जब करियर में आगे बढ़ते हो और आपको अगर फ्रीडम मिलता है तो आप कुछ एक्सप्लोर कर पाते हो। आप क्या बनना चाहते थे? अब मैं असलियत में मैंने तो इस पर बहुत ज़्यादा सोचा नहीं था। भगवान की कृपा थी कि मैंने बहुत ज़्यादा सोचा नहीं इस पर। मैं बहुत ज़्यादा इस पर टेंशन नहीं लेता था कि यार मुझे इंजीनियर ही बनना है। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेता था कि मुझे कुछ बहुत बड़ा कॉलेज निकालना है। मुझे ये पता था, मेरे पिताजी भी यही सिखाते थे कि नॉलेज होगा तो कुछ ना कुछ कर लोगे। सो मेरा फोकस उसी पे था। हाँ, बहुत बचपन में क्रिकेटर बनने का मन था, लेकिन क्योंकि यहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है बहुत ज़्यादा, तो मैं कुछ कर नहीं पाया उस पर। हाँ, क्रिकेटर बनना चाहता था जब बहुत छोटा था, बाद में सच्चाई समझ में आ गई एंड आई एंडेड अप बिकमिंग अ टीचर। सो ज़िंदगी को इतना भी ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए कि मज़ा ख़त्म हो जाए उसके अंदर से। तो अभी लॉकडाउन एक चैलेंज लॉकडाउन एक चैलेंज बनकर उभरा है, तो बिल्कुल। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है स्कूल्स के लिए, बच्चों के लिए और किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए, स्पेशली वो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, यानी बच्चों को फिजिकली पढ़ाते हैं। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी निकल के आया ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए। सो समबडीज लॉस वुड बी समबडीज गेन। सो वो वाली बात है। चैलेंज ये है कि बच्चे को एंगेज्ड कैसे रखना है। हुआ क्या कि जब से मोबाइल फ़ोन आया, बच्चा जब छोटा होता है और वो रोता है तो उसको चुप कराने का सबसे अच्छा साधन है कि आप मोबाइल फ़ोन हाथ में दें। स्मार्टफोन। उसके कारण बच्चे का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि लॉकडाउन में जहाँ पे वो स्कूल में लर्निंग नहीं ले रहा है, तो कुछ और तरीके से उसको कुछ सिखाया जाए? तो उस जो नेगेटिव स्क्रीन टाइम है, गेम्स है और यूट्यूब है और ये सारी चीज़ें हैं, हाँ थोड़ा सा वो भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उसको हटा दीजिए आप। उसमें से कुछ पार्ट निकाल करके पॉजिटिव स्क्रीन टाइम पे जाना चाहिए, जिसमें बच्चा कुछ नया सीखे। सीख सके। और बच्चों को ये करना चाहिए कि कोई ना कोई एक्टिविटी घर में ही खेले, ये पेरेंट्स को देखना पड़ेगा। बच्चे को आप दिन भर घर में बिठा के नहीं रख आप सकते। ऑनलाइन क्लास करवा रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, बिल्कुल मैं करवा रहा हूँ पिछले 7 महीने से 8 महीने से। फीस की जो इशू है आप में भी आती है कि नहीं, कि फीस जो अभी आपने जिक्र किया कि शिक्षा संस्थान जो है आजकल पैसे के लिए सब कुछ करते हैं, तो आपके संस्थान जो है वो अभी फीस रिलेटेड कोई इशू आ रही है, कोई पेरेंट्स वगैरह वैसा? देखिए, इश्यूज थोड़े बहुत हैं, क्योंकि लॉकडाउन के कारण बहुत लोगों की जॉब चली गई है, बिजनेसेस अफेक्टेड थे इनिशियली। तो हम लोगों ने 30% 20% जितना हो सका हम लोगों ने लोगों को छूट दिया फीस आपकी पे। तरफ से एक योगदान रहा। एग्जैक्टली हम लोगों ने छूट दिया कि अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो जहाँ पे हम 100 रुपये ले रहे हैं हम आपसे 60 रुपये ही लेंगे। सो अपने तरफ से सबको कोशिश करनी चाहिए जितना हम सब कर सकते हैं, एक लिमिट तक, क्योंकि हमें भी अपना घर चलाना है तो हम फ्री तो नहीं कर सकते। लेकिन कोशिश ज़रूर की थी हमने और कुछ लोगों को फ़ायदा भी ज़रूर पहुंचा था। और मैंने ये देखा है कि लोग, बच्चे जब छोटे होते हैं तो उस समय बहुत लोग के पहले जो है इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, मुझे ये बनना है, वो बनना है, लेकिन अब एक होड़ मची हुई है लॉ के तरफ। तो इसका खिंचाव कैसे हुआ बच्चों का, मतलब लॉ के तरफ जाना, इस पे आप कुछ? अभी भी देखिए बहुत ज़बरदस्त होड़ नहीं मची है।
कुछ बड़े शहरों में अब काफ़ी ट्रैक्शन आया है लॉ की तरफ, लेकिन अभी भी और काम करना बाकी है। लॉ इसलिए बड़ा अच्छा कोर्स है क्योंकि आपने 5 साल का कोर्स कर लिया, उसके बाद आपको कोई पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। अगर आप टॉप लॉ कॉलेज में चले गए तो आप जान के आश्चर्यचकित होंगे कि टॉप 5 लॉ स्कूल की एवरेज सैलरी टॉप 5 आईआईटी से ज़्यादा है। तो जब लोगों को ये पता चलता है और मोटिव करियर का सिर्फ पैसा कमाना होता है, तब उन्हें लगता है कि हाँ ये एक अच्छा फील्ड है जाने का। एग्ज़ाम आसान है, कंपटीशन कम है और लॉयर्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। आप यूएस में अगर आपने किसी पे गलती से चाय भी गिरा दी तो वो आपके केस कर देता है, उसको कहते हैं लिटिजियस। यूएस के लोग जो है लिटिजियस होते हैं, हम लोग वैसे नहीं हैं। अभी मेरी गाड़ी किसी ने ठोक दी, मैं उस पर कभी केस नहीं करूँगा, लेकिन वो धीरे धीरे बदलेगा। और जितने ज़्यादा कॉरपोरेट्स इंडिया में आएंगे बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ इंडियन कल्चर, इंडियन इकोनॉमी, उतना ज़्यादा दिक्कत होगी, लीगल दिक्कतें होंगी, तो लॉयर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। सो आज लॉयर ओएनजीसी और आईओसीएल जैसी कंपनी में भी काम करते हैं, लॉ फर्म्स में भी काम करते हैं, आईएएस बहुत लोग बनते हैं, जुडिशरी सर्विसेज में जाते हैं। सो लॉयर्स का इम्पोर्टेंस है। और थैंकफुली वो ज़माना बदल गया जब लोग ये सोचते थे कि लॉयर सिर्फ कोर्ट में ऑर्डर करते हैं। हाँ, और वो जो वकील जो काला कोट पहन के घूमते हैं। हाँ, सो वो एक पुराना माइंडसेट है। आजकल के लॉयर बहुत किस्म का काम करते हैं, कंसल्टिंग है, लीगल कंसल्टिंग है, लीगल कॉल सेंटर्स टाइप की चीज़ें होती हैं, बीपीओ टाइप की चीज़ें होती हैं, जिसको लीगल प्रोसेसेस कहते हैं। तो बहुत सारे एवेन्यूज़ खुल गए हैं लॉ में, तो इसलिए लॉ के प्रति बच्चों का रुझान बढ़ गया है। जी। तो पीयूष जी, आप इतने बड़े संस्थान चलाते हैं, तो अगर मान लीजिए कोई 12th पास किया हो तो उस बच्चे का फ्यूचर क्या, मतलब किस तरह से उसे शुरुआत करना चाहिए? देखिए, 2 फील्ड है आज के टाइम पे। आजकल क्योंकि स्टार्टअप्स बहुत आ गए हैं, सो आपको एक अच्छे करियर के लिए डिग्री होना कंपलसरी नहीं है। तो अगर आपका स्किल अच्छा है तो आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। दूसरा है कि अगर मानिए आपने ग्रेजुएट कर लिया है और अब आपको जॉब करना है, तो आपको फोकस करना पड़ेगा एक चीज़ को, जिसको कहते हैं एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड होता है बेसिक मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग। सो किसी भी बच्चे को एप्टीट्यूड बेसिक आना चाहिए। मेरा कहना है मौत और एप्टीट्यूड आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। तो उसलिए आपको वो बेसिक एप्टीट्यूड आना है। सो यहाँ पे जैसे मैं देखता हूँ कि बेरोजगारी बहुत है, बच्चे कोरोना में और बेरोजगारी। एग्जैक्टली बच्चे 5-5 साल सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। अब समझिए 5 साल सरकारी नौकरी की तैयारी करने का मतलब है उनके जवानी का वो लगभग 20-25% एक नौकरी की तैयारी में लगा रहे हैं, जो कि बहुत दुखद है। तो उनको ये करना चाहिए कि उनको और भी करियर्स एक्सप्लोर करना चाहिए। किसी का मैथ्स अच्छा है तो उसको एनालिस्ट बनना चाहिए, ठीक है। किसी को इकोनॉमिक्स अच्छा आता है तो उसको इकोनॉमिक एडवाइजरी में जा सकता है। क्या हम ये मान सकते हैं कि जो बच्चा 12th में हो, या अगर उसे सही गाइडेंस मिल जाए कि आपको ये करना है, क्योंकि एक गाइडेंस, मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे जो 12th पास करके चाहे इंजीनियरिंग करने जाते हैं, वो अपने आप को भटका हुआ समझते हैं कि मुझे ये नहीं चूज़ करना चाहिए, तो उस केस में आगे जाके वो फंस जाते हैं। तो उस समय मुझे नहीं लगता, या आपको नहीं लगता कि उसे मोटिवेट करना चाहिए? देखिए, हमारे टाइम से अभी में काफ़ी अंतर आ गया है इस चीज़ में। जब मैंने क्लास 12th किया था तो हमें कुछ पता ही नहीं था। आज के बच्चों को कम से कम ये तो पता है कि क्लैट है क्या, हमने तो नाम ही नहीं सुना था। और अगर आप दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर इन सब जगह को देखें तो काफ़ी अब ये चीज़ इम्प्रूव हो चुका है। वो अभी बेगूसराय नहीं आया है, होपफुली जल्दी आ जाएगा। मैं चाहूँगा कि मैं कुछ हेल्प कर सकूँ इस चीज़ में। लेकिन बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल 100% सही है कि अगर बच्चे को कुछ पता हो तो वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेगा। नहीं, ये एक सच्ची बात है कि एक अगर उसे परफेक्ट गाइडेंस नहीं मिलने के बाद वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है 4 साल बाद इंजीनियरिंग करने बाद, या जो भी करता है वो बेरोजगारी का एक मेन मोटिव हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि उसे ना इंजीनियरिंग आ रही होती है ना उसे कुछ और आ रहा होता है। उसे अंदर अंदर ये लग रहा होता है कि यार अब तो मुझे मैथ्स और साइंस 12 से भी कम आता है, तो उसे का इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। सो जो बच्चे बहुत एवरेज इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ते हैं जहाँ पे जॉब नहीं मिल पाती है, कृपया वो चीज़ ना करें। आप कभी स्टूडेंट लाइफ में डिप्रेस्ड हुए थे? ना, मैं ऐसी चीज़ें नहीं करता। डिप्रेस्ड होने की ज़िंदगी में कोई बात नहीं है। अगर आपके पास हाथ में दम हो या दिमाग में शक्ति हो, आप कमाने खाने में आपको ज़िंदगी में कभी दिक्कत नहीं आएगी।
उसको कैसे आप टैकल करते हैं या उसको कैसे समझाते हैं जो बच्चे आपके पास डिप्रेस्ड होके आते हैं? आपके कोचिंग में तो इतने आते सारे हैं, बच्चे हैं। आपको पॉजिटिविटी लाना पड़ेगा। मेरे पास एक बच्चा आया था, वो दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का ग्रेजुएट था, जो कि एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है। उसने जॉब छोड़ के आईएएस की तैयारी करी थी, फिर उससे आईएएस नहीं हो पा रहा था, 5 साल हो गए, 4 साल हो गए। फिर वो हमारे पास एसएससी की तैयारी करने आया। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का बच्चा एसएससी की तैयारी करने आ रहा है, तो ये वहाँ अपने एक लेवल से बेरोजगारी नीचे का, आ गया। वो बेरोजगारी दिखा उनको। बिल्कुल। तो मैंने उसे यही गाइड किया कि नहीं, अभी पेशेंस मत लूज़ करो, तुम कैट का एग्ज़ाम लिखो, अगर तुम अच्छा निकाल कर लोगे तो तुम्हें बहुत अच्छी सैलरी मिल जाएगी। और बच्चा इंटेलिजेंट था, इसमें कोई शक की बात नहीं है। उसे ये चीज़ समझ में आई, उसने कैट का एग्ज़ाम दिया। आज वो मैकेंजी में काम कर रहा है, जो कि दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज़ है, और 38 लाख का पैकेज है उसका। मतलब आपकी संस्थाओं से जो निकले बच्चे हैं वो आज ऊंचे बहुत दर्जे- अच्छे अच्छे बहुत अच्छे पोजीशंस पे हैं, और भगवान करे और भी अच्छे पोजीशंस पे जाएं। आपको कुछ नहीं देंगे वो, ना आप उनको कुछ देंगे, बस आपको अंदर ही अंदर अच्छा लगता रहता है कि चलो ठीक है, मैंने कुछ अच्छा काम किया। तो ये चीज़ है। और आखिर में आप हमारे चैनल के माध्यम से बेगूसराय की जनता को क्या कहना चाहेंगे? जो पेरेंट्स और जो बच्चे जो आपको अभी देख रहे हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मैं कुमार एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि बच्चों पे बिना किसी काम का प्रेशर मत डालें। आपने जो नहीं किया वो बच्चा करे, ज़रूरी नहीं है कि ये अच्छा ही एक तरीका है आगे बढ़ने का। अगर आप आईएएस नहीं कर पाए तो ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा आईएएस करे। सो जो हम ना अचीव कर पाए वो बच्चे को अचीव करना ये ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी है कि जो हमें नहीं मिला वो हम बच्चों को दें। अगर आपको बचपन में प्रेशर बहुत ज़्यादा था तो आप अपने बच्चों को वो प्रेशर ना दें। अगर आपको बचपन में प्यार नहीं मिला बहुत ज़्यादा तो आप अपने बच्चों को वो प्यार दें। आप एक एनवायरनमेंट दें जहाँ पे उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो, ना ही कि सिर्फ क्लास 10th में 98% मार्क्स आए और 12th में 75% मार्क्स आए और जा कर के वो किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले ले। आप गाइड करें बच्चों को जिससे वो खुश हो। आपको हैप्पीनेस इंडेक्स पे ध्यान देना चाहिए, अर्निंग इंडेक्स पे बहुत ज़्यादा सोचिए मत। बच्चे में अगर बच्चा खुश होगा, क्वालिटी होगा, वो पैसा कमा लेगा। अगर यहाँ के बच्चे अगर आपके संस्थान में जाएंगे तो उनको क्या आप देंगे? यहाँ के बच्चे मेरे भाई और बहन की तरह हैं। अगर वो मेरे इंस्टीट्यूट आते हैं तो आते हैं कुछ बच्चे, तो मोस्ट वेलकम। मैं जो भी मेरे तरफ से बेस्ट होगा वो मैं करूँगा उनके लिए। चलिए ठीक है। ठीक। तो सुना आपने एक स्टूडेंट लाइफ की जर्नी कितनी डिफ़िकल्ट होती है, और स्टूडेंट लाइफ से डायरेक्टर तक की जर्नी आपने सुना हमारे पीयूष भट्ट से, जो कि टाउनशिप के रहने वाले हैं। चलिए पीयूष जी, थैंक यू आपको हमारे स्टूडियो आने के लिए। थैंक यू सो मच कुमार। एंड मैं ये कहना चाहूँगा कि ये डॉक्टर रोशन ने जो ये पूरा सेटअप करा है, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, और बेगूसराय की आवाज़ को, बेगूसराय के लोगों को सुनाने के लिए बहुत ज़रूरी था। और मेरे जैसे एक छोटे आदमी को ये प्लेटफॉर्म देना, आई एम थैंकफुल टू हिम, एंड आई विश द बेस्ट टू द एंटायर टीम। और आप ग्रो करें, आप और आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच।